ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਹੀ ਦਸਤਖਤ ਜਾਲੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਾਸਤੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ? मैंने बड़ा काम किया, नॉमिनेशन भरा। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ नहीं लगे कि उन्होंने उत्थों के लोकल एमएलए के दस्तखत किए तो नॉमिनेशन कर दी है? कुछ चीज़ें हिस्ट्री में पहली बार होती हैं। तो 10 एमएलए सब लोगों के जिनके साइन थे और 2 एफआईआर वो भी हुई हैं जिन एमएलए सब लोगों का लिस्ट में नाम भी नहीं था, एफआईआर उन्होंने भी कराई हैं। आम आदमी पार्टी के एमएलए एडवोकेट दिनेश ਚੱਡਾ, दूजा लुधियाने वाले। हाँ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੋ ਲੋਕ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀ? वो 2 जो एफआईआर हैं सादुलगढ़ और निहाल सिंह वाला, ये जी। 2 वो हैं जिनका लिस्ट में नाम भी नहीं है, साइन भी नहीं है, तो भी एफआईआर हुई है। 10 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਨੇਮ ਬਾਈ ਫੇਸ ਜਾਣਦੇ ਸੀ? ਕਿਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਿਲੇ? ਪਬਲਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮੈਰਿਜ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਾਤ ਘਰ ਵੀ ਠਹਿਰੇ ਹੋ? देखो, सार्वजनिक जीवन में हर कोई है। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਮੀਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ने बड़ा प्रोटेक्ट किया है। पंजाब पुलिस को आकर के सुखना लेक पे हंगामा करने की या गाड़ी में से अब खींचने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं थी। पर आपको बचाने के लिए चंडीगढ़ के बड़े पुलिस अफसर लेक पे पहुंच गए। चंडीगढ़ की पुलिस यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पुलिस यानी कि बीजेपी की पुलिस, वो मेरे को प्रोटेक्ट कर रहे थे, तो एसएसपी साहब मेरे को बचाने के लिए आ गए। 420 की एफआईआर में ये कहाँ ज़रूरत पड़ रही थी कि आप रात को 10 बजे आप एफआईआर दर्ज करें, फिर आधी रात को आप अरेस्ट वारंट जारी करवाएं, फिर दूसरे दिन सुबह 100-200 आदमी आपको पकड़ने के लिए आ जाए। मेरे को तो किसी ने एक फ़ोन कॉल भी नहीं किया। ABC ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾਮ ਹੈ ਨਵਨੀਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ, ਅਰਬਪਤੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਵਾਗਤ ਨਵਨੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। मैं पंजाबी च गल करांगा, पंजाबी तो समझ लोगे ना? हाँ हाँ, क्योंकि हुण तो पंजाबियों ने तुहाडा पेचा पै गया। आप बोलो, पंजाबी में बोलो, मैं हिंदी में जवाब। जी 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 जी। अच्छा, की लोड़ पै गई सी तुहानूं एडा वड्डा गलत काम करन दी जरूरत कि तुसीं आम आदमी पार्टी दे एमएलए दे ही दस्खत जाली करके ते राज सभा वास्ते नॉमिनेशन फार्म भर दित्ते हैगे जी? मैंने बड़ा काम किया, नॉमिनेशन भरा जी। अब उसमें गलत काम ये वाला बड़ा थोड़ा यूज ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा जी। आप ये पूछो कि जी मेरे को लोड क्या पड़ी थी कि मैंने राजस्थान से आकर के पंजाब से राज्यसभा का फार्म भरा और क्यों भरा। नहीं, वो तो सही और गलत का फैसला तो देखो वो कोर्ट करेगी। नहीं, वो तो कोई भी मैंबर किते भी स्टेट तो जाके राज सभा भर सकता है ना। हाँ हाँ। पर यह कि होर किसी दे अज तक इल्जाम नहीं लगे कि उन्होंने उत्थों के लोकल एमएलए के दस्खत किए तो नॉमिनेशन कर दी है। कुछ चीज़ें हिस्ट्री में पहली बार होती हैं जी। ये हमारे 75 साल के संसदीय लोकतंत्र में ये एक पहला केस हुआ है जिसमें राज्यसभा चुनाव के दौरान ये एलिगेशन लगा कि जी नॉमिनेशन पे जो साइन है वो सारे के सारे ही फर्जी हैं जी। तो 75 साल में ये हमारे देश के सामने ये पहला एग्जाम्पल आया और इसको सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए कि वो पहला एग्जाम्पल मेरे ही नाम पे आया जी। और अब वो साइन असली थे या नकली थे, अब इसका फैसला तो कोर्ट करेगी। मेरे कहने से असली हो नहीं जाएंगे और एमएलए सब लोगों के कहने पे नकली हो नहीं जाएंगे, क्योंकि तो असली और नकली का फैसला कोर्ट ही करेगी, वो कोर्ट करेगी। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਵਾਰ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਉਹ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕਰਵਾਏ ਉਹ ਵਿਦ ਦਸਤਖਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਜਨਤਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ 4 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ? देखो लिस्ट के अंदर जो 10 एमएलए सब लोगों के जिनके साइन थे 13 अक्टूबर वाले नॉमिनेशन में, उसमें से 2 एफआईआर अकॉर्डिंग टू लिस्ट हुई हैं जी और 2 एफआईआर वो भी हुई हैं जिन एमएलए सब लोगों का लिस्ट में नाम भी नहीं था, एफआईआर उन्होंने भी कराई हैं। अच्छा, 2 ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ, ਦੂਜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ। हाँ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੋ ਲੋਕ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਸਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀ? हाँ, वो दो जो FIR हैं सादुलगढ़ और निहाल सिंह वाला, ये दो वो हैं जिनका लिस्ट में नाम भी नहीं है, साइन भी नहीं है, तो भी FIR हुई है। ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਵਾਲੀ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? पहली वाली में शायद उनका नाम है, ਅੱਛਾ, ਨਾਮ ਹੈ, खाली नाम है। ਖਾਲੀ ਨਾਮ ਹੈ। हाँ, तो खाली नाम पे कुछ नहीं बनता। जो ऑब्जेक्शनेबल जो नॉमिनेशन है वो 13 अक्टूबर का नॉमिनेशन फॉर्म ऑब्जेक्शनेबल है, जो अंडर क्वेश्चन है। तो 13 तारीख वाले नॉमिनेशन पे उन दोनों लोगों का नाम नहीं है, तो भी उन्होंने FIR करवाई है। ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ FIR टिकदी हैगी जी, स्टैंड करदी है? मेरे हिसाब से तो नहीं टिकनी चाहिए, बाकी कानून तय करेगा। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਚ 13 ਤਰੀਕ ਵਾਲੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ 10 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਨੇਮ ਬਾਈ ਫੇਸ ਜਾਣਦੇ ਸੀ? ਕਿਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਿਲੇ ਸੀ? मैं उन्हें जानता था, नहीं जानता था, साइन हुए थे चंडीगढ़ में, साइन हुए थे या चंडीगढ़ से बाहर हुए थे, मैंने कराए थे या किसी और ने कराए थे, ये सारा मैटर जो है ट्रायल और ट्रायल का विषय है। तो जब कोर्ट के अंदर ट्रायल चलेगा, एविडेंस चलेंगी, तब ये सारी चीज़ें आएंगी। तो अब हमारा जो हिंदुस्तान का जो लॉ कहता है वो ये कहता है कि यदि मैं इन सारे विषयों पे बोलना चालू कर दूंगा तो थोड़ा गलत हो जाएगा, केस से असर पड़ सकता है, केस के ऊपर असर पड़ेगा। कोर्ट मेरे को कहेगा क्यों भाई हमने आपको जमानत पे छोड़ा और आप बाहर जा करके ये सब बोल रहे हो। तो मैं इन सारे विषयों के ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सिर्फ इतना कहूँगा कि सही और गलत का फैसला कोर्ट करेगी। ਵੈਸੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮੈਰਿਜ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਾਤ ਘਰ ਵੀ ਠਹਿਰੇ ਹੋ? देखो, सार्वजनिक जीवन में हर कोई है, एक नेता भी सार्वजनिक जीवन का हिस्सा है और एक पत्रकार भी सार्वजनिक जीवन का हिस्सा है जी। तो नेताओं का और पत्रकारों का बड़ा अच्छा साथ रहता है, बड़ी अच्छी दोस्ती रहती है। दोनों लोग तकरीबन कई सारी जगहों पे साथ साथ होते हैं जी। तो ऐसे कई सारे सार्वजनिक स्थानों पे हम, आप और कई अलग अलग पार्टियों के लोग भी एक साथ हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है जी। मतलब मुलाकात स्वाभाविक हो ही होएगी। चलिए उस विषय पे नहीं जाते हैं एक बार। जी जी जी, ਚਲੋ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਨ ਆਏ ਨੇ ਰੋਪੜ ਪੁਲਿਸ, ਰਾਤ ਨੂੰ FIR ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ 420 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਮੀਨ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बड़ा प्रोटेक्ट किया है? तो देखो, इसमें चंडीगढ़ पुलिस मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या आम आदमी या पंजाब पुलिस मीन्स मतलब आम आदमी। हमारे लोगों में क्या समस्या क्या है जी कि जो पुलिस है जी, उसको हमेशा से ये कहा गया है कि वो रूलिंग पार्टी के लिए लठैत का काम करती है जी। तो अंग्रेज़ों के बनाए हुए पुलिस कानून है जी, और रिफॉर्म्स की ज़रूरत है ताकि पुलिस जो है वो अनबायस्ड तरीके से काम करे। अनफॉर्चुनेटली देश में कई सारी सरकारें आई, कई सारी गई, आगे भी कई सारी आएंगी, और पुलिस को किसी ने फ्री हैंड नहीं दिया या पुलिस को किसी ने अनबायस्ड नहीं रखा। हर सरकार ने पुलिस को अपने लिए लठैत की तरह ही रखा कि भाई तुम हमारे लिए वर्दी वाले गुंडे की तरह बन करके काम करो जी। तो लोगों के लिए कहना बहुत आसान हो जाता है कि ये यूटी की पुलिस है, चंडीगढ़ की पुलिस है तो बीजेपी की पुलिस है, ये पंजाब की पुलिस है तो ये आम आदमी पार्टी की पुलिस है, या ये हिमाचल की पुलिस है तो ये कांग्रेस वाली पुलिस है जी। तो पुलिस को पुलिस के नज़रिए से देखना चाहिए। और मैंने चंडीगढ़ पुलिस से एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया मैंने मदद मांगी थी जी। मैंने ये कहा था कि मैं एक पॉलिटिशियन हूँ और सो एंड सो मैंने पंजाब से राज्यसभा का नामांकन भरा है, और इस तरह से मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगे हुए हैं, और मेरे को किसी भी टाइम मुझे अप्रीहेंशन है कि पंजाब पुलिस शायद मुझे गिरफ़्तार कर सकती है, और मुझे कल सुबह 11 बजे हर हालत में असेंबली के अंदर स्क्रूटनी के लिए जाना है जी। तो आप मुझे इतना प्रोटेक्ट कीजिए कि मैं एटलीस्ट कल सुबह 11 बजे असेंबली में हाजिर हो जाऊँ। बाकी जो मेरे ऊपर FIR हैं उन FIRs को मैं फेस करूँगा, और जो भी विधिक
एज पर लो जो भी कार्रवाई होगी उस कार्रवाई को मैं फेस करूंगा। जी। मैंने ये थोड़ी कहा था कि आप मुझे प्रोटेक्ट करो और इंडिया से बाहर भेज दो या पंजाब से बाहर भेज दो। मैंने उनसे केवल ये रिक्वेस्ट करी थी कि मेरे साथ में कुछ गलत ना हो, कि मुझे 13 तारीख की मिडनाइट में ही अरेस्ट ना कर लिया जाए या 14 तारीख को सुबह 11 बजे से पहले अरेस्ट ना किया जाए। जी। मैं चंडीगढ़ पुलिस ने एज ए सिटीजन मुझे प्रोटेक्ट किया, एज ए इलेक्शन कंटेस्टेंट, क्योंकि मैं पूरी प्रक्रिया चुनाव आयोग के तहत होती है, मैं राज्यसभा का प्रत्याशी था, तो उन्होंने अपनी ड्यूटी को फॉलो करते हुए मुझे असेंबली के अंदर तक सुरक्षित छोड़ा। जी। असेंबली के अंदर मैं स्क्रूटनी का जो प्रोसेस होता है मैंने उसके अंदर भाग लिया। उसके बाद में जब मैं बाहर निकला तो उसके बाद में चाहे आप मुझे 14 तारीख को अरेस्ट करो, 15 को करो, 16 को करो, जब मर्जी है तब करो, या यदि कोई मुझे पंजाब से मुझे फ़ोन करता कि आपके ऊपर में इस थाने पर ये FIR दर्ज हुई है, आइए आपका बयान दर्ज कराइए, तो मैं अपने आप खुद चला जाता। उसके लिए पंजाब पुलिस को आकर के सुखना लेक पे हंगामा करने की या गाड़ी में से अब खींचने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं थी। फिर आपको बचाने के लिए चंडीगढ़ के बड़े पुलिस अफसर लेक पे पहुंच गए। देखो, जब गाड़ी में से जब छीना झपटी हुई थी तो जो पंजाब पुलिस के जो लोगों ने गाड़ी रोकी थी या गाड़ी में से जब लेने की कोशिश करी थी तो वो लोग कोई यूनिफॉर्म में तो थे नहीं, सारे लोग सिविल ड्रेस में थे। जी। तो अब जब सिविल ड्रेस में यदि कोई आया है तो क्या पता लग रहा है कि आप कौन है क्या नहीं है। और सपोज यदि आप पुलिस के भी हैं तो आपको बीच रास्ते में किसी की गाड़ी रोक करके बाहर निकालने का राइट थोड़ी ना है। पर ਤੁਹਾਨੂੰ तो फड़न वास्ते पंजाब पुलिस ने, रोपड़ पुलिस ने, चंडीगढ़ पुलिस स्टेशन सेक्टर 3 के बाहर डेरा भी लगा लिया सी फिक्स। डेरा तो बाद में लगाया था ना, उस डेरे से पहले तो आपने रास्ते से पकड़ने की कोशिश करी थी। मेरा वही सवाल है कि रास्ते से पकड़ने की जरूरत क्या थी। मेरे को सिंपली यदि रोपड़ थाने से एक फ़ोन भी आ जाता कि चतुर्वेदी जी आपके ऊपर 100 and 100 FIR दर्ज हुई है, आप रोपड़ में आइए अपना बयान दीजिए, तो मैं खुद कहता कि ठीक है साहब, मैं अगले 1 घंटे बाद में या 2 घंटे बाद में रोपड़ पहुंच रहा हूँ। तो लगता है कि 420 तहत ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ मुकदमा दर्ज होया कि इन्ना सीरीयस क्राइम हैगा सी कि ਤੁਹਾਨੂੰ पुलिस परचा भी दर्ज कर देंदी है, अरेस्ट वारंट भी हो जाती है, बंदे भी रोपड़ पुलिस गिरफ्तार करने वास्ते। यदि आप ये कहते हो कि चंडीगढ़ की पुलिस यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पुलिस यानी कि BJP की पुलिस वो मेरे को प्रोटेक्ट कर रहे थे, तो SSP साहब मेरे को बचाने के लिए आ गए, तो चंडीगढ़ के बाहर 1.5 दिनों तक धरना दे करके बैठे रहे, तो यदि ये चीज़ें आपको एबनॉर्मल लग रही हैं तो थोड़ा बहुत तो एबनॉर्मल आपको ये भी लगना चाहिए कि 420 की FIR में ये कहाँ ज़रूरत पड़ रही थी कि आप रात को 10 बजे आप FIR दर्ज करें, फिर आधी रात को आप अरेस्ट वारंट जारी करवाएं, फिर दूसरे दिन सुबह 100-200 आदमी आपको पकड़ने के लिए आ जाए। मेरे को तो किसी ने एक फ़ोन कॉल भी नहीं किया। मैं तो आज उस दिन भी मैंने रोपड़ पुलिस को यही कहा था और आज भी मैं यही कह रहा हूँ कि यदि मुझे एक सिंगल फ़ोन कॉल भी आया होता कि आपके पास में आपके ऊपर में इस थाने में ये FIR दर्ज हुई है, तो मैं कहता कि ठीक है साहब, मैं चंडीगढ़ में हूँ, मुझे यहाँ से वहाँ तक आने में 1 घंटे लगेंगे या 2 घंटे लगेंगे, मैं आ रहा हूँ। तो उसके लिए इतना बड़ा ड्रामा करने की जरूरत नहीं। तो लगता है कि 420 के तहत जो कोई फर्जी शिकायत धोखेधड़ी की शिकायत होंगी पुलिस ਨੂੰ एक तो चलो टैलीफोन पर कह देंगे, वैसे भी लीगल प्रोसीजर की कोई नोटिस किसी IPC के तहत कटना पैंदा? देखो, लीगल प्रोसीजर ये है कि आप 420 का यदि आप एक पूरा सर्वे करो, आप किसी भी पुलिस थाने में चले जाइए, किसी भी कोर्ट में चले जाइए, तो 420 की FIR दर्ज कराने में जो कंप्लेनेंट होता है उसको पसीने आ जाते हैं, उसकी चप्पलें घस जाती हैं। 420 की FIR बड़ी मुश्किलों से दर्ज होती है। सामने वाला पहले एक वाइट पेपर के ऊपर कंप्लेंट लेता है, फिर उसकी जांच करता है, कोई प्राइमरी इंक्वायरी होती है, तब जाकर के 420 की FIR दर्ज होती है। जैसे एक आपने FIR किया, एक आपने पुलिस में कंप्लेंट की कि मैंने अभी चौराहे के ऊपर देखा 2 गाड़ियाँ भिड़ गई, एक्सीडेंट हो गया, इतने लोग घायल हैं, इतने लोग सड़क के ऊपर पड़े हुए हैं, तो तुरंत पुलिस जाएगी, भागेगी, मौके पर से पकड़ेगी, व्हाटएवर, उसमें तुरंत एक्शन होता है। तो 421 वाली धाराओं में तुरंत एक्शन वाला ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती। उसमें ये होता है कि पहले एक प्रायर इन्वेस्टिगेशन होती है, प्रायर इंक्वायरी होती है, जांच की जाती है। अब
क्योंकि ये पूरा मसला में क्राइम बिल्कुल भी नहीं है, ये राजनीति है। तो इस राज्यसभा चुनाव वाले प्रकरण को क्राइम से जोड़ करके देखना बिल्कुल गलत होगा। इट्स ओवरऑल पॉलिटिक्स। ਪਰ ਇੱਕ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ। बिल्कुल है। ਉਹ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? मैंने जुर्म किया या नहीं किया, मैं तो उस दिन भी बोल रहा था कि मैंने जुर्म नहीं किया, मैं आज भी बोलूँगा मैंने जुर्म नहीं किया, और मैं कोर्ट में भी यही बोलूँगा मैंने जुर्म नहीं किया। अब मैंने जुर्म किया या नहीं किया वो तय करने का काम कोर्ट का है, वो तय करेगी। ਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਇਹ ਤਾਂ 420 ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਜੀ। आप कह रहे हैं तो बिल्कुल खतरनाक काम होगा। ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ, ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਵ ਵਾਸਤੇ, बिल्कुल है ना। ये तो बहुत ज़्यादा ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। हाँ बिल्कुल सीरियस। तो शायद इसी करके ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆਗਾ ਜੀ। देखो जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है जी, एडमिनिस्ट्रेशन गलतियां कर सकता है जी, हमारे देश में 3 तरह के हैं, जी। एक कार्यपालिका, एक विधायिका, एक न्यायपालिका। जी, विधायिका गलती कर सकती है, कार्यपालिका गलती कर सकती है। न्यायपालिका एक वो चीज़ है कि जहाँ पे आराम से, तसल्ली से, ठंडे दिमाग से ये तय किया जाता है कि भाई कहाँ पे प्रोसीजरल गलत हुआ है और कहाँ पे प्रोसीजरल गलत नहीं हुआ है। जी। तो इस पूरे प्रकरण में आप चाहे कुछ भी ब्लेम करें कि चंडीगढ़ पुलिस ने ये किया, पंजाब पुलिस ने ये किया, नवनीत चतुर्वेदी ने ये किया, नवनीत चतुर्वेदी को ये नहीं करना चाहिए था, तो व्हाटएवर सही है या गलत है, वो सारा चीज़ें एविडेंस और ट्रायल का हिस्सा हैं। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਵਿਦਾਊਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਰੱਦ ਹੋ जानी सी? स्क्रूटनी के अंदर में ये स्ट्रिक्टली नियम है कि जो कैंडिडेट है जी वो पर्सनली उपस्थित होगा, और यदि कैंडिडेट यदि पर्सनली नहीं जा रहा तो वो अपने किसी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को देगा। जी। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव तब होता है जब आपने उसको पहले से ऑथराइज किया हुआ होता है। तो जब नॉमिनेशन का पीरियड था 6 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक, जी, तो 6 से 13 अक्टूबर तक मैंने जब किसी को ऑथराइज ही नहीं कर रखा कि मेरी एब्सेंस में मिस्टर एक्स आएगा, तो जाहिर सी बात है कि यदि मैं नहीं गया हूँ तो मिस्टर एक्स तो वहाँ पे जा ही नहीं सकता। जी। तो यदि मैं 13 की मिडनाइट में ही अरेस्ट हो जाता या 14 की अर्ली मॉर्निंग ही अरेस्ट हो जाता, तब तो मैं 14 को सुबह 11 बजे असेंबली में कैसे पहुंचता, और यदि मैं असेंबली में नहीं पहुंचता जी तो मैं तो वैसे ही बाय डिफ़ॉल्ट मेरा नॉमिनेशन रिजेक्ट होता कि जी बंदा एबसेंट है, रिजेक्ट करो। नहीं, एबसेंट इस करके रिजेक्ट करो कि नाले इसी के बंदे ने गलत काम किया इस करके दोनों भज गया? दोनों रीजन है कि एक तो बंदा एबसेंट है जी, दूसरा बंदे के ऊपर इतनी सारी कंप्लेंट्स आई हुई हैं, पूरा अखबार, टीवी, मीडिया सब भरा हुआ है इसके नाम पे, और ऊपर से बंदा एबसेंट भी है, इसका मतलब कि जी पक्का ही गलत आदमी है, चलो रिजेक्ट करो। तो जब मैं असेंबली पहुंचा तो जाहिर सी बात है कि असेंबली के लोग भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये कहाँ से आ गया। एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि नहीं आएगा, कि नहीं आएगा, चूंकि डर गया, फरार हो गया। सुबह से टीवी में, अखबारों में, न्यूज़ में, सोशल मीडिया पे यही आ रही थी कि चतुर्वेदी ने फर्जी साइन कर दिए, फर्जी साइन कर दिए। एंड इसका इम्पैक्ट ये होता है कि आधी रात से अखबारों में खबर आनी चालू हो गई थी, मतलब जितने भी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं वो आने चालू हो गए, सोशल मीडिया पे चलना चालू हो गया। तो जब मैं सुबह सो कर के उठा तो मेरे सारे मिलने जुलने वाले, चाहे फ्रेंड्स हों, चाहे रिलेटिव्स हों, चाहे परिवार के लोग हों, चाहे पार्टी के लोग हों, चाहे मेरे वेल विशर्स हों, हर आदमी यही पूछ रहा है, अरे भाई साहब ये क्या हो गया, अरे भाई साहब ये क्या हो गया, अरे ये आपने फर्जी साइन क्यों किए। तो एक बंदे का अपने माइंड तो पूरा डाइवर्ट और डिस्टर्ब कर दिया। अब मेरा काम ये हुआ कि मैं सुबह 6 बजे जब से उठा हूँ तब से मैं लोगों को जवाब दे रहा हूँ, क्लेरिफिकेशन दे रहा हूँ, सफाई दे रहा हूँ। आपका माइंड बुरी तरह से डाइवर्टेड है और डिस्टर्ब है।
तो जब आप एक डाइवर्टेड और डिस्टर्ब माइंड के साथ में जब आप असेंबली में जाते हैं स्क्रूटनी प्रोसेस को फॉलो करने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि आपका माइंड, जैसे एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम देने से पहले क्या होता है, यदि किसी आदमी का एग्ज़ाम से पहले उसको बुरी तरह से मेंटली यदि परेशान कर दिया जाए और वो आदमी स्टेबल नहीं है तो एग्ज़ाम कैसे देगा। तो स्क्रूटनी भी तो एक तरह से एग्ज़ाम ही था ना जी। तो स्क्रूटनी में क्या हुआ कि असेंबली के अंदर 6-7 MLAs लोग आए हुए थे। रिटर्निंग ऑफिसर ने पूछा कि ये 6-7 MLAs लोग बैठे हुए हैं, मना कर रहे हैं कि हमने साइन नहीं किए। बाकी के सारे MLAs ने लिखित में लिख करके भेजा है कि हमने साइन नहीं किए। अब बताओ, तो अब क्या बताएं, आपने हमारा एक सुबह से तो हमारा दिमाग ख़राब कर रखा है, तो हमारे सोचने समझने की शक्ति तो गायब हो चुकी, हमारा माइंड तो अलग ही जोन में है ना। तो प्रॉपरली हम डिफेंस नहीं कर पाए अपने स्क्रूटनी प्रोसेस को। मैंने बनती कोशिश, मैं जिस भी मेंटल कंडीशन में था मैंने डिफेंस करने की कोशिश की, और बट आर.ओ. साहब अपना एक मूड बना करके बैठे थे कि भाई इतनी सारी कंप्लेंट्स आई हुई हैं और इतनी सारी FIRs हो गई हैं, सुबह से टीवी मीडिया अखबार सब यही चला रहे हैं, फर्जी 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 साइन, फर्जी साइन, फर्जी साइन। तो जस्ट आफ्टर 10 मिनट्स ऑफ फॉर्मेलिटी कि आपका नॉमिनेशन रिजेक्ट, अब आप घर जाओ। नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ MLAs ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ कि ਜਾਂ ਉਹ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਬੋਲੇ ਹੈਗੇ? देखो, अब इस माहौल में जब मेरे जैसा आदमी भी यदि प्रेशर में है तो जाहिर सी बात है कि भाई प्रेशर कहीं ना कहीं उनके ऊपर में भी आया होगा। फिर मैं मेरे प्रेशर की बात कह सकता हूँ कि हाँ, डेफिनेटली मैं प्रेशर में था। मुझे कई सारे लोगों को जवाब देना था कि भाई ये क्या हो गया। मेरा फ़ोन तो लगातार बजे जा रहा था, प्लस ऊपर से एक प्रेशर ये भी कि भाई बाहर पंजाब पुलिस आपका इंतजार कर रही है, आप जैसे ही बाहर निकलोगे आपको पकड़ लेंगे, एक प्रेशर वो भी है जी। नहीं, ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਨੇਬਿਲਿਟੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੈलेंज ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਬੇਸ ਕੀ है? जो मेरा जो इलेक्शन पिटीशन का जो बेस है वो हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर कई तरह के प्रावधान हैं जी। तो जो हमारे लॉ मेकर्स ने जब संविधान बनाया या जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बनाया तो उसमें इस तरह के सारे क्लॉज और सारी संभावनाओं को उन्होंने शामिल करते हुए बनाया था। तो RP एक्ट के अंदर बाकायदा पूरा प्रोविज़न है कि यदि इन केस, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये देश की हिस्ट्री में पहला ऐसा एग्जाम्पल आया कि जब फॉर्म 2C राज्यसभा नॉमिनेशन में ये एलिगेशन लगा कि सारे के सारे साइन फर्जी हैं, तो RP एक्ट में बाकायदा ये प्रोविज़न है कि यदि कभी ऐसा मौका आए कि जब प्रपोजर ये कहे कि जी मेरे साइन नहीं है और प्रपोजर्स के साइन के बिना फॉर्म 2C वैलिड नहीं है, तो जब कभी ऐसा मौका आए कि भाई साइन डिस्प्यूटेड हो, तो यहाँ पर भी यही था, साइन डिस्प्यूटेड है, वो लोग कह रहे हैं मेरे नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि मेरे हैं इसलिए मैंने जमा कराए हैं, तो साइन वाज डिस्प्यूटेड। तो जब कभी ऐसा मौका आता है तो RP एक्ट में सेक्शन 36(2) के तहत समरी इंक्वायरी होती है, और समरी इंक्वायरी में जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है वो क्वासी जुडिशियल कैपेसिटी में होता है। दो चीज़ें होती हैं, क्वासी जुडिशियल कैपेसिटी अलग होता है और आप खुद ही जज बन जाओ और खुद ही फैसला कर दो, वो एक अलग चीज़ होती है। क्वासी जुडिशियल नेचर का मतलब ये हुआ कि आपने कंप्लेनेंट MLAs को भी सुनना है और मुझे भी सुनना है। तो रिटर्निंग ऑफिसर ने कंप्लेनेंट MLAs को सुन लिया, उनकी बात सुन ली कि जी साइन हमारे नहीं है। रिटर्निंग ऑफिसर ने मीडिया की भी बात सुन ली, जो उस टाइम चारों तरफ टीवी में, अखबार में, सोशल मीडिया पे, फ़ोन पे बज रहा था, वो भी उसने सुन लिया। उसको ये भी पता था कि भाई बाहर पंजाब पुलिस वेट कर रही है अरेस्ट करने के लिए। लेकिन 36(2) के अंदर में जो समरी इंक्वायरी होती है, समरी इंक्वायरी तो हुई कहाँ। 36(5) के तहत मेरे को एक 24 to 48 आवर्स का एक एडजमेंट मिलता, मौका देना चाहिए, मौका देना चाहिए। 36(2) को बोला जाता है समरी इंक्वायरी, ठीक है। तो समरी के तहत आपको तो 48 घंटे तक समय देना चाहिए। मुझे 24 से 48 घंटे का समय देना चाहिए। जी जी। 14 अक्टूबर को स्क्रूटनी का दिन था,
16 अक्टूबर को नाम वापसी का दिन था, तो जाहिर सी बात है कि 15 अक्टूबर को तो कुछ भी नहीं हो रहा था। तो यदि रिटर्निंग ऑफिसर चाहते तो सेक्शन 36(5) रूल फॉलो करते हुए वो मुझे 24 घंटे, मिनिमम 24 घंटे, मैक्सिमम 48 भी दे सकते थे। वो मुझे कहते कि जाओ चतुर्वेदी साहब, कल सुबह 11 बजे आओ और आप कोई सबूत लेकर के आओ अपने पक्ष में कि ये साइन असली है। ऐसा तो उन्होंने कुछ दिया नहीं, वो तो खट से 10 मिनट में तैयार ही बैठे थे कि जा आपका नॉमिनेशन रिजेक्टेड। तो आरपी एक्ट के अंदर जो 36(5) है वो ये कहता है कि यदि किसी उम्मीदवार को आपने एडजमेंट नहीं दिया जी, तो वो नॉमिनेशन इम्प्रॉपर रिजेक्टेड माना जाएगा। तो यदि किसी आदमी का नॉमिनेशन रिजेक्टेड हुआ है तो पूरा चुनाव नल एंड वॉइड घोषित होगा। तो मेरा इलेक्शन पिटीशन का बेस यही है कि मेरा जो नामांकन है वो इम्प्रॉपरली रिजेक्टेड हुआ। तो इम्प्रॉपर नॉमिनेशन रिजेक्शन को बोला जाता है 101C। अब 101C में मतलब क्या हुआ कि मैं इसको एक शॉर्ट एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो हम दोनों रेस में दौड़ रहे हैं जी, और रेस से पहले मेरे को बैठा दिया गया, तो आप अकेले ही दौड़ोगे, अकेले ही फर्स्ट आओगे ना। बिल्कुल। अब यदि मैं रेस में आपके साथ साथ दौड़ रहा हूँ तभी तो तय होगा कि फर्स्ट कौन आएगा, सेकंड कौन आएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मेरा नॉमिनेशन रिजेक्टेड हो गया, इम्प्रॉपर रिजेक्टेड हुआ तो गुप्ता जी बाय डिफ़ॉल्ट अनअपोज्ड जीत गए जी। तो रूल आरपी एक्ट में सेक्शन 101C ये कहता है कि यदि किसी बंदे का नॉमिनेशन इम्प्रॉपर रिजेक्टेड हो और उसकी वजह से सामने वाला आदमी अनअपोज्ड जीत जाए, यानी कि रिजल्ट मटेरियली अफेक्टेड हो गया जी, तो इलेक्शन नल एंड वॉइड होगा। मैंने इसी 36(2) के फ्लॉज को, 36(5) की कमियों को और 101C के अंदर ये चैलेंज किया। प्लस इसके अंदर मैंने एक और ग्राउंड लिया, वो लिया मैंने एक्सटर्नल प्रेशर और मिसयूज ऑफ स्टेट मशीनरी, जिसको बोलते हैं सेक्शन 123। तो सेक्शन 123 में मेरी प्लीज़ ये है कि जब मेरा नॉमिनेशन की स्क्रूटनी 14 तारीख को सुबह 11 बजे होनी थी, तो मेरे ऊपर FIR 13 तारीख की रात में कैसे हो गई? मतलब पहले कैसे पता चल गया कि दस्तखत असली है या नकली? बराबर। तो मैं किसी भी चीज़ को चैलेंज नहीं कर रहा। आपने मेरे को अरेस्ट करना था, बिल्कुल कीजिए। आपको मेरे पर FIR करनी थी, बिल्कुल करते। बट 14 तारीख को 11 बजने तक का इंतजार तो कर लेते। ठीक है। तो यहाँ पे जो ये प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज हुई हैं, तो यदि एक चुनाव प्रक्रिया के अंदर में आपने चुनाव आयोग को बाईपास कर दिया, आपने चुनाव आयोग को बताया भी नहीं, आपने चुनाव आयोग से पूछा भी नहीं, आपने स्क्रूटनी होने तक का इंतज़ार भी नहीं किया, पता नहीं कहाँ से व्हाट्सएप के ऊपर नॉमिनेशन फॉर्म घूमने लग गया, वायरल होने लग गया। FIR के अंदर ये लिखा गया है कि उन्होंने फॉर्म 2C व्हाट्सएप से डाउनलोड किया। तो यानी कि जो फॉर्म 2C है वो व्हाट्सएप के ऊपर घूम रहा था, तभी तो किसी ने व्हाट्सएप से डाउनलोड किया ना। और व्हाट्सएप से फॉर्म 2C डाउनलोड करने के बाद में वो पुलिस थाने में चले गए पर्चा कराने के लिए। तो 13 तारीख की रात को मेरे पे पर्चा हो गया, 13 तारीख की रात में ही अरेस्ट वारंट जारी हो गया। तो ये तो एक तरह से मिसयूज ऑफ स्टेट मशीनरी और एक्सटर्नल प्रेशर बन गया ना। नहीं, फॉर्म 2C के अंदर लीक होया? मेरे हिसाब से तो लीक ही हुआ। मैं तो यही कह रहा हूँ, इलेक्शन पिटीशन में भी मैंने यही डाला है कि मेरा फॉर्म 2C लीक हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए था। नहीं, क्योंकि ਜਦੋਂ ਵੀ MLA MP ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਅਪਲੋਡ ਹੁੰਦੇ। एफिडेविट अलग चीज़ है, फॉर्म 2C अलग चीज़ है। कि डिफरेंस की है? एफिडेविट का मतलब ये है कि जी आपके ऊपर क्या एसेट है, क्या लाइबिलिटीज़ है, कितने क्रिमिनल केसेज हैं, आपके कौन सी बैंक में अकाउंट है, कितनी आपके पास में FD है, क्या प्रॉपर्टीज़ है, ये जो डिटेल होती है, ये इसको अपन फॉर्म 26 एफिडेविट बोलते हैं जी। जो विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, राज्यसभा के चुनाव में कॉमन होता है और ये नेट के ऊपर अपलोड रहता है, इलेक्शन कमीशन की साइट पे अपलोड रहता है। फॉर्म 2C जो है वो एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होता है जो नेट पे अवेलेबल नहीं रहता जी। तो वो जो फॉर्म 2C है वो फॉर्म 2C व्हाट्सएप के ऊपर घूम रहा था। जाहिर सी बात है, व्हाट्सएप के ऊपर मैंने तो घुमाया नहीं था, मैं तो कंटेस्टेंट हूँ, मैं क्यों घुमाऊंगा जी। तो फॉर्म 2C असेंबली से कहीं ना कहीं लीक हुआ। ये मेरा पिटीशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ एलिगेशन है, ये मेरा एलिगेशन है कि फॉर्म 2C नॉमिनेशन से पहले, स्क्रूटनी से पहले
लीक हुआ, तो उसकी वजह से ये सारा माहौल बना। तो यदि स्क्रूटनी से पहले यदि मेरे पर एफआईआर दर्ज हो रही हैं, अरेस्ट वारंट जारी हो रहा है, तो इसका मतलब आप एक चुनाव प्रक्रिया को बाधित कर रहे हो। आपने यदि एफआईआर करनी थी तो आप 14 तारीख को 11 बजने के बाद में 12 बजे कर लेते। केवल टाइमिंग का है, ये वजह है। तो मैंने इस वजह से मैंने एक इलेक्शन पिटीशन डाली जी। तो इलेक्शन पिटीशन में एक टाइमिंग होता है कि 45 दिन के अंदर आपको इलेक्शन पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी रिजल्ट आने के बाद में। अब क्या हुआ कि रिजल्ट का तो मौका ही नहीं आया, मेरा नॉमिनेशन रिजेक्टेड हो गया। तो 16 तारीख को गुप्ता जी अनअपोज्ड जीत गए, तो 16 तारीख एक तरह से डेट ऑफ डिक्लेयर्ड रिजल्ट हो गई। 16 तारीख को तो मैं जुडिशल कस्टडी में आ चुका था, मैं 15 की रात में ही आ चुका था। तो जब मैं 15 की रात में कस्टडी में आ गया तो 16 तारीख को वो अनअपोज्ड जीत गए। तो मैंने इसको फिर इलेक्शन पिटीशन के थ्रू चैलेंज किया। मैंने अपने लॉयर्स को बोला कि मैं चाहे जब भी जेल से बाहर निकलूं ना निकलूं, आप 45 दिन के अंदर सबसे पहले इलेक्शन पिटीशन फाइल करो। तो हमारे वकील साहब हैं अमनदीप सिंह सैनी, हेमंत चौधरी, इन लोगों ने काफ़ी मेहनत की। इन्होंने लिटरली बहुत मेहनत की और हाई कोर्ट के अंदर ये इलेक्शन पिटीशन लगाने गए। जब लगाने गए तो पता पड़ा कि इलेक्शन पिटीशन लगाने के लिए तो बंदे का बाहर होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको हर पेज पे साइन करने हैं, आपको एफिडेविट साइन करना है। चलो हर पेज पे साइन और एफिडेविट साइन तो आप जेल में आकर के भी करवा लो रिक्वेस्ट करके, लेकिन फिर एक क्लॉज और है कि आपको हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार के आगे पेश होकर के साइन करना है। अब रजिस्ट्रार के आगे तो कैसे पेश हूँ, मैं तो जेल में हूँ भाई। ज़्यादा से ज़्यादा आप जेल में आकर के पन्ने ही तो साइन करवा सकते हो ना जी। हाई कोर्ट के आगे मतलब हाई कोर्ट में आकर के रजिस्ट्रार के आगे कहाँ से पेश होऊंगा। तो अब इलेक्शन पिटीशन फाइल करने वाले पिटिशनर को हाई कोर्ट में आना है, रजिस्ट्रार के आगे पेश होना है, साइन करना है। इसके लिए तो कोई हाई कोर्ट ऑर्डर जारी कर नहीं सकती है, ना इसके लिए कोई जमानत मिलती है, ना पैरोल मिलती है। तो बड़ी समस्या थी। तो हमारे वकीलों ने एक स्पेशल एग्जम्पशन फाइल किया कि सब ऐसा बात है कि पिटिशनर जो है वो अंदर है। तो हाई कोर्ट ने भी कहा कि हमारे पूरे कैरियर में ऐसा केस पहली बार आया है कि इलेक्शन पिटीशन लगाने वाला आदमी खुद अंदर बैठा हुआ है। मतलब जेल में रहते हुए बंदे चुनाव लड़े, जेल में रहते रहते चुनाव जीत गए। बोले इस तरह के तो 10 एग्जाम्पल हैं, लेकिन इलेक्शन पिटीशन फाइल करने वाला आदमी ही अंदर बैठा हुआ है, तो ये तो पहला एग्जाम्पल है। तो खैर जैसा मैंने कहा कि कार्यपालिका गलत कर सकती है, विधायिका गलत कर सकती है, लेकिन न्यायपालिका कभी गलत नहीं करती। हमारे लोगों का जो भरोसा है वो आज भी कोर्ट के अंदर है। बिल्कुल, मतलब उसको प्रशासन के ऊपर भरोसा नहीं है, उसको कलेक्टर के ऊपर, एसपी के ऊपर, एमएलए के ऊपर, एमपी के ऊपर, मंत्री, मुख्यमंत्री, किसी के ऊपर भरोसा नहीं है, लेकिन उसको कोर्ट पे बड़ा भरोसा रहता है। तो उस भरोसे को हाई कोर्ट ने कायम रखा। स्पेशली इस केस में चीफ जस्टिस ने अलाउ किया कि भाई ये एक्सेप्शनल केस है, चलो आप वकील साहब के थ्रू इनकी इलेक्शन पिटीशन ले लो। जब ये बंदा बाहर आएगा तब इससे साइन करवाना, तब ये डिफेक्ट जो भी होंगे ये क्लियर होंगे और तब अपन इसकी सुनवाई करेंगे। तो फिर उसके बाद में मैं बाहर निकला। तो बाहर निकल करके हमने सबसे पहले हमारा वो जो प्रोसीजरल जो डिफेक्ट्स होते हैं वो प्रोसीजरल सारे डिफेक्ट्स दूर किए हमने। तो अभी 45 दिन का समय था। हाँ, 45 दिन के पीरियड के अंदर जैसे तैसे हमारी पिटीशन लग गई, एडमिट हो गई, वो एडमिट हो गई, अलाउड हो गई। तो जो लिमिटेशन जो पीरियड था वो हमने पार कर लिया। तो नोटिस हो चुका है स्टेट ਨੂੰ ਜਾਂ इलेक्शन कमीशन ਨੂੰ ਜਾਂ विधानसभा ਨੂੰ? इस वाले केसेज में आरपी एक्ट का सेक्शन 82 ये कहता है कि आप की ग्रीवियंस चाहे चुनाव आयोग से हो, आपकी ग्रीवियंस चाहे रिटर्निंग ऑफिसर से हो, आपकी ग्रीवियंस चाहे निर्वाचन अधिकारी से हो, या आपकी ग्रीवियंस स्टेट गवर्नमेंट से हो, किसी से भी आपकी ग्रीवियंस हो, लेकिन आप इनको पार्टी नहीं बना सकते। ओके, आप इनको पार्टी नहीं बना सकते। आप केवल जो विनर कैंडिडेट है आप केवल उसी को पार्टी बनाओगे। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो जो विनर कैंडिडेट है राजेंद्र गुप्ता जी, उनसे तो मेरी कोई दुश्मनी है उनसे तो मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ही नहीं है। राजेंद्र गुप्ता जी कैंडिडेट नहीं होते तो कोई और होते, वो नहीं होते तो कोई और होते। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, लेकिन लॉ ये कहता है कि आप चुनाव आयोग को पार्टी नहीं बना सकते, आप पंजाब गवर्नमेंट को पार्टी नहीं बना सकते, आप विधानसभा स्पीकर को पार्टी नहीं बना सकते, आप रिटर्निंग ऑफिसर को पार्टी नहीं बना सकते, आप पंजाब
आप केंद्रीय चुनाव आयोग को पार्टी नहीं बना सकते, आप पंजाब के चुनाव आयोग को पार्टी नहीं बना सकते। केवल जो विनर कैंडिडेट है, क्योंकि पूरे प्रोसेस में अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है? हाँ, विनर कैंडिडेट। आपका नामांकन खारिज हुआ तो जीता कौन? विनर कैंडिडेट। तो इसलिए विनर कैंडिडेट पार्टी बनेगा। तो अब ये कानून है। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਹੋਇਆ तो राजेंद्र गुप्ता जी को नोटिस हुआ है। अब राजेंद्र गुप्ता जी अपना डिफेंस पेश करेंगे। अब राजेंद्र गुप्ता जी, देखा जाए तो राजेंद्र गुप्ता जी की भी मेरे से कोई दावत नहीं है। बिल्कुल, वो तो अपना ऑफिशियली तरीके से चुनाव लड़ने गए, उनको आम आदमी पार्टी ने टिकट दी, वो अपना चुनाव लड़ने के लिए आए। तो अब जो मामला है वो एक लीगल लड़ाई का है, जिसमें मैं ये कह रहा हूँ कि रिटर्निंग अधिकारी ने मेरा नामांकन रद्द किया और उसको डिफेंस गुप्ता जी करेंगे कि नहीं, रिटर्निंग अधिकारी ने इनका नामांकन प्रॉपर सही तरीके से रद्द किया। तो रिटर्निंग अधिकारी साहब तो वो दर्शक हैं, हम लोग प्लेयर, हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट प्लेयर हैं। तो अब इस प्रकरण में एज पर लॉ ये कहता है कि इलेक्शन पिटीशन विद इन 6 मंथ सेटल हो जानी चाहिए, बट ऐसा कोर्ट में कभी संभव नहीं है कि 6 महीने के अंदर इलेक्शन पिटीशन हो जाए, क्योंकि तारीख ही आपकी महीने, 1.5 महीने पे, 2 महीने पे, 20 दिन पे आपकी तारीख पड़ेगी, तो 6 महीने में कैसे सेटल होंगी? हो सकता है कि इलेक्शन पिटीशन इतनी लंबी चले कि तब तक गुप्ता जी का टेन्योर भी पूरा हो। 6 साल का पूरा पहले ही घट सी ਉਹਨਾਂ ਦਾ। हाँ, 6 साल का तो टेन्योर भी नहीं है, 2.5 साल का ही टेन्योर है। 2.5 साल में से भी 3 महीने 4 महीने हो चुके हैं, तो अब देखा जाए तो 2 ही साल का टेन्योर है। तो हो सकता है कि उनका टेन्योर पूरा हो जाए, लेकिन हाई कोर्ट में ये मैटर चलता ही रहे। तो ये मैटर हाई कोर्ट से मैटर ये होता है कि हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं, तो लड़ना ज़रूरी होता है, पर निर्णय जो भी ਆਵੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚਲੋ ਕਿ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਨਿਓਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਰੋਪੜ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰੈਸਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲੇ, ਜਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਪੁਲਿਸ ਅਰੈਸਟ कर ले। देखो, जब आप हर प्रोफेशन के साथ में उसका प्रोफेशनल हैजर्ड जुड़ा हुआ रहता है। जब हम राजनीति में आए हैं तो मुकदमे हो गए, केस हो गए, जेल हो गए, ये सब पॉलिटिशियन के लिए एज ए ज्वेलरी है, ये हमारे लिए लाइबिलिटीज नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि किसी भी नेता को जेल जाने में या अरेस्ट होने में उसको कोई दुख होता होगा, वो बड़े राजी जाते नहीं। जेल जाਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੀ ਨੇਚਰ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ है, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ये आप इसको लोगों की ही लड़ाई है। कैसे है मैं बताता हूँ। पंजाब में पिछले 15-20 सालों की आप हिस्ट्री देखो, XYZ चाहे किसी की भी सरकार रही हो, अकाली दल की सरकार रही हो या कांग्रेस की सरकार रही हो या अभी आम आदमी पार्टी की सरकार रही है, राज्यसभा चुनाव हुए, हर पार्टी का अपना बहुमत था, हर पार्टी ने अपने हिसाब से राज्यसभा का मेंबर तय किया कि जी हमने मिस्टर एक्स को राज्यसभा का उम्मीदवार तय किया, वो आदमी अनअपोज्ड राज्यसभा पहुंच जाता है। अब अपन आते हैं वोटिंग राइट्स के ऊपर। हमारी सरकार क्या कहती है, आप 18 साल के हो, आप वोटर हो, आपको बूथ पे जाकर के वोट देना है अपनी मनमर्जी ना। आप चाहे किसी को भी वोट दो, आप चाहे जाकर के नोटा का बटन दबा करके आओ, लेकिन वोट देने ज़रूर जाओ। और वोट देते टाइम किसी से पैसे मत लो, किसी से दारू मत लो, किसी से कोई फ्री गिफ्ट मत लो। और तो और यदि कोई आदमी आपको बैटरी रिक्शे में, ऑटो में बैठा करके भी बूथ तक छोड़ रहा हो तो वो भी मत जाओ। तो एक तरफ तो सरकार कह रही है कि वोटिंग फ्री एंड फेयर होनी चाहिए और वोटिंग को आप इनकरेज करो। और जहाँ पे आप अपना पसंद का बंदा थोप देते हो जी कि हमने मिस्टर एक्स को राज्यसभा का उम्मीदवार बना दिया, अब सारे बंदे इसको वोट कर दो, वोट करने की नौबत ही नहीं आती, क्योंकि पर्टिकुलर असेंबली में उस पार्टी का बहुमत होता है, तो वो बंदा अनअपोज्ड जीत जाता है। तो एमएलएज को भी तो वोटिंग राइट्स मिलना चाहिए ना। तो जो बंदा राज्यसभा में जा रहा है वो उस स्टेट का प्रतिनिधि है, प्रतिनिधि वाया एमएलएज है ना, तो एमएलएज को भी तो वोटिंग राइट मिलना चाहिए। तो जो मैं यहाँ पे आया, तो यदि मेरा नॉमिनेशन पास हो जाता तो क्या होता, 24 अक्टूबर को वोटिंग होती। 24 अक्टूबर को जो वोटिंग होती तो पंजाब के सारे 117 एमएलए वोट करते ना। बिल्कुल। उसमें निर्दलीय वाला एमएलए भी वोट करता, बीजेपी का भी एमएलए वोट करता, अकाली दल का भी वोट करता, कांग्रेस वाला भी वोट करता। तो मेरी वजह से सारे एमएलएज को वोटिंग राइट मिल रहा था। 20 साल की हिस्ट्री पहली बार चेंज होने जा रही थी कि भाई बंदा अनअपोज नहीं जा रहा।
अब आप ये कहो कि आपके सारे साइन फर्जी थे और आपके पास में तो बंदे ही नहीं थे, तो कोई बात नहीं जी, 24 तारीख को गिनती हो जाती, मेरे पास में 1 वोट आता या 4 वोट आते या 40 वोट आते, जो भी या 0 वोट आता, वो सारा 24 तारीख को डिसाइड हो जाता। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਤੁਸੀਂ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਭਰਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। होने को कुछ भी हो सकता है ना भाई, मैंने एक बहुत ही फेयर वर्ड बोला कि हो सकता है 24 तारीख को मुझे 0 वोट मिलता, तो कम से कम कंटेस्ट तो होता ना, वो जो एमएलए थे उन्हें वोटिंग देने का राइट तो बनता। मतलब जेडे आम आदमी दूसरा, जो हमारे लॉ मेकर्स ने जब राज्यसभा बनाई थी, तो राज्यसभा एज ए अपर हाउस, उसका मतलब ये था कि भाई यहाँ पे पढ़े लिखे विद्वान लोग या समाज का भला चाहने वाले कुछ यूनिक टाइप के लोग यहाँ पे आएंगे जो लॉ मेकिंग में अपना योगदान देंगे। अभी क्या हो गया है कि राज्यसभा का मतलब कोई आदमी पैसे से 100 करोड़ दे करके राज्यसभा ले आता है। राज्यसभा या तो किसी के लिए रिटायरमेंट होम बन गई है कि जी आप हमारी पार्टी के बड़े पुराने कार्यकर्ता हो, अब आप बूढ़े हो गए, एक काम करते हैं, हम आपको राज्यसभा से वहाँ भेज देते हैं। तो या तो वो राज्यसभा बूढ़ों के लिए रिटायरिंग होम बन गई है, या फिर पैसे वालों के लिए प्लेग्राउंड बन गई है कि जी आप पार्टी फंड में इतने पैसे जमा करो, हम आपको राज्यसभा भेज देते हैं। तो जो राज्यसभा का जो मकसद जो था, जिस मकसद से बनाई गई थी, वो मकसद तो पूरा ही नहीं हो रहा ना। तो मेरा पर्पज एक बड़े कॉज को लेकर के था कि भाई यहाँ पे कम से कम जो एक परिपाटी चली आ रही है कि आप कोई भी पार्टी XYZ, मतलब उसमें खाली आम आदमी पार्टी नहीं है, सभी पार्टियाँ शामिल हैं, कि आप अपनी मर्जी से कोई भी बंदा चुन लेते हो और फिर अपने पार्टी के लोगों के ऊपर थोप देते हो कि जी इस बंदे को जा कर के वोट कर दो। तो कम से कम उन MLAs को भी तो इंडिपेंडेंट वोटिंग राइट्स मिलना चाहिए ना। पर ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ 10 ਦਸਖਤ ਆ, ਚਲੋ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਫਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਂ ਅਸਲੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ 16-17 MLA ਸੀ, ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੀ, 2 BJP ਵਾਲਾ ਸੀ, 2 ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ है ना। 10-15 इधरों मिल जाने, 10-15 उधरों मिल जाने। फिर इस बार आपने सलाह अच्छी दी है, अगली बार जब कभी राज्यसभा खाएगा तो मैं ध्यान रखूंगा। नहीं कर ये क्यों नहीं कीता तुसी कि ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਦੇਖਣੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੇ ਵਫਾਦਾਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਸੀ, ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸੀ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने सलाह अच्छी दी है, अगली बार जब कभी किसी स्टेट में कोई ऐसा होगा तो मैं देखूंगा, क्योंकि मैं ट्राई करूंगा कि 3-4 अलग अलग पार्टियों के लोगों को मिला करके उनसे समर्थन लिया जाए, किसी एक पार्टी का ना ले। मतलब आपके कहने का ये मतलब है कि अगली बार आपने किसी एक ही पार्टी के 10 आदमियों को साथ में नहीं लेना है, अलग अलग 2-4 पार्टियों को मिला करके 10 आदमी पूरे करने। ਮੇਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੋ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ MLA ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ क्रॉस। तो जी जो होना था वो हो गया, जो आप कह रहे हो, आपकी सलाह बड़ी अच्छी है। शायद आप मेरे को पहले मिल गए होते तो मैं आपकी सलाह पे अमल करता। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ੀ ਸਾਈਨ ਵਾਲਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ 14 ਜਾਂ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ, ਉਹ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਈ ਸਾਲ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਜੇ ਦੂਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਜੇ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਇੱਕੋ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਨਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ नहीं ਕੀਤਾ? उन्होंने अभी तक नहीं किया। अच्छा, ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਗੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ? देखो, यदि लीगली यदि बात करें तो डॉक्यूमेंट तो एक ही है जी, फॉर्म 2C तो एक ही है जी। अब फॉर्म 2C यानी जो एक सिंगल डॉक्यूमेंट है, तो सिंगल डॉक्यूमेंट के ऊपर मुकदमा भी तो सिंगल ही चलेगा ना। अब आप एक डॉक्यूमेंट यानी कि एक फाइल वो एक ही कोर्ट में रहेगी, तो बाकी की थाने में या बाकी की कोर्ट में अलग से क्या जाएगा? मतलब कि जो एक इन्वेस्टिगेशन होनी थी, देखा जाए तो वो हो चुकी। पंजाब पुलिस ने जो भी इन्वेस्टिगेशन करनी थी उन्होंने कर ली, उन्होंने जो चार्जशीट फाइल करनी थी उन्होंने कर ली, जो कोर्ट के अंदर में जो कागज़ सबमिट करने चाहिए थे वो कर दिए गए हैं। तो अब दूसरे थाने में या दूसरे केस में करने के लिए तो कुछ नहीं है, क्योंकि जो आपका एलिज्ड डॉक्यूमेंट है वो तो एक ही है। मतलब एक जुर्म दे 4 मुकदमे दर्ज नहीं हो सकते? देखो, जब वक्फ FIR दर्ज नहीं हो सकती हैं? आपने अलग अलग FIR दर्ज कर ली अलग अलग कंप्लेनेंट्स के बेसिस पे, लेकिन कॉज ऑफ एक्शन तो एक ही है ना। जो डॉक्यूमेंट है भाई, जिस डॉक्यूमेंट को आप फेक बता रहे हो वो डॉक्यूमेंट तो एक ही है, अब पन्ना तो एक ही है। अब वो एक पन्ना अब आप डिसाइड करो कि कौन सी कोर्ट में रहेगा,
यदि रोपड़ की कोर्ट में मुकदमा चल रहा है तो वही एक पन्ना लुधियाना कैसे बजाएगा, वही एक पन्ना मानसा कैसे जाएगा? पन्ना तो एक ही है, तो केस तो एक ही रहेगा। तो इसका बेटर तरीका ये है कि हमारे लॉयर्स जो हैं उन्होंने हाई कोर्ट में अर्जी लगाई हुई है कि सारे मुकदमे एक ही नेचर के हैं, तो सारे मुकदमों को एक साथ जोड़ दिया जाए, क्लब कर दिया जाए। क्लब कर देना। तो जैसे हमने अभी लुधियाना में एंटीसिपेटरी बेल लगाई थी, तो सरकारी वकील ने भी यही बोला था, और लुधियाना में जो जज साहब जो थे सेशन जज वाले, उन्होंने भी यही कहा था कि चतुर्वेदी जी आप इनको हाई कोर्ट में जा कर के क्लब करवा लो, सारे मुकदमे एक साथ रोपड़ में ही चलेंगे। तो जितने भी कंप्लेनेंट्स हैं वो सारे एक साथ क्लब होंगे और मुकदमे सारे रोपड़ में ही चलेंगे, सबकी ट्रायल वही रोपड़ में होगी। अच्छा मैंने दसो, ये ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਤੇ ਆਪਣਾ ਐਮਐਲਏ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਐਮਐਲਏ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਐਮਪੀ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋ, ਵਨ ਮੈਨ ਸ਼ੋ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ जेपी साहब दी है? देखो जनता पार्टी की हिस्ट्री रही है वन मैन शो की जी, और चाहे आप जो भी कह दो हिस्ट्री रिपीट हो रही है, जहाँ पर मेरा भी वन मैन शो ही है। तो ये पार्ट ऑफ एक इलेक्टोरल रिफॉर्म है कि यदि जनता के वोट से एमएलए चुना जा रहा है तो राज्यसभा का एमपी भी तो एमएलए के वोट से चुना जाना चाहिए ना। अनअपोज्ड जीत जाना तो इसका मतलब एमएलए के भी तो वोट का अपमान हो रहा है ना। तो एक तरफ सरकार कहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वोट देने जाना चाहिए, तो मैंने भी तो वही कहा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा एमएलए को वोट देने आना चाहिए। तो यदि मेरा नामांकन पास हो जाता तो सारे के सारे 117 आदमी आकर के वोट करते। तो हुण वो एमएलए मिलते हैं, हुण सारे एमएलए मिलते तेन बाद च जमानत तो बाद मिलेगी? अभी उसके बाद में जाहिर सी बात है कि अब मामला सब जुडिस है, तो मेरा उनसे मिलना वैसे भी नहीं, बाकी चलो जेडे 10 थे तुसी माइनस कर दो। अभी मैं फिलहाल इस तरह से मैं किसी से भी मिलजुल नहीं रहा हूँ। अभी मेरा खुद का ध्यान प्योरली अपने केसेस पर ही है। और अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है, और दूसरा ये कि अब एमएलए लोगों से मिलने का कोई मतलब भी नहीं है, कोई सेंस भी नहीं है। अननेसेसरी मेरी वजह से सबको दिक्कत होगी, सबकी वजह से मुझे दिक्कत होगी, तो ऐसा काम क्यों करना कि मुझे भी दिक्कत हो और उन्हें भी दिक्कत हो। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਹੋ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਟਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਬੀਇੰਗ ਏ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਜਾਂ ਬੀਇੰਗ ਏ ਬਿਹਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜੱਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚ ਫਸੇ ਹੋ ਜਾਂ ਖੁਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ? पंजाबियों का नेचर पहले का मुझे नहीं पता। अभी इन दिनों एक तो जिस हिसाब से पंजाब में ड्रग्स का वज़न काफ़ी ज़्यादा जा रहा है और यूथ के अंदर स्पेशली जो ड्रग्स वाला जो सिम्टम्स मैं देख रहा हूँ, तो मुझे उससे लग रहा है कि पहले वाली बात नहीं है, जहाँ के लोग अपने पूरे मतलब रिलीजन और धर्म के रास्ते से भी भटक चुके हैं। भाई एक तरफ जहाँ पे गुरुद्वारा में ये कहा जाता है कि बीड़ी अलाउ नहीं है, दर्दा अलाउ नहीं है, तंबाकू अलाउ नहीं है, तो जो आदमी बीड़ी दर्दा तंबाकू को भी अलाउ नहीं करते और वो उसके भी इतने खिलाफ़ रहते हैं, तो वहाँ पे यदि आप दूसरे भारी भरकम ड्रग्स यदि इस्तेमाल किए जा रहे हैं तो वास्तव में गलत हो रहा है ये। तो ये पूरे यूथ को खोखला कर रही है, यहाँ के पूरे समाज को खोखला कर रही है। और पोलिटिकल लोगों की कमिटमेंट, चाहे ਤੁਹਾਡੇ वाली मसले च कमिटमेंट या वैसे ओवरऑल कमिटमेंट? देखो पॉलिटिकल लोगों की तो पहली बात तो कोई कमिटमेंट होती ही नहीं है। एक कहावत भी है कि वो नेता ही क्या जो अपनी ज़बान पे रह गया, या वो नेता भी क्या जो अपनी ज़बान से पलटे ना। तो चलता रहता है, ये सब राजनीति है। चलो बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद जी। शुक्रिया, धन्यवाद। और फिलहाल सानू तो आ गया, तुम इस तरह देखते रहो ABC पंजाब।